ट्विटर से छटनी के मामले में एलॉन मस्क की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि कंपनी से निकाले जाने पर ट्विटर की कुछ पूर्व महिला कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा कर दिया। पूर्व महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि एलन मस्क ने ट्विटर की छटनी प्रक्रिया में भेदभाव किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि कंपनी से पुरुषों के मुकाबले महिला कर्मचारियों को ज्यादा निकाला गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को फेडरल कोर्ट में मस्क के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसमें ट्विटर पर 47% पुरुष कर्मचारियों की तुलना में 57% महिला कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का आरोप लगा। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कंपनी खरीदने के बाद उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया। यही वजह है कि पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिला कर्मचारियों ने नौकरी खोई। ट्विटर में नए बॉस के आने से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि नए बॉस बदलावों के साथ उनके हित में काम करेंगे, मगर हुआ इसका उल्टा। मस्क ने आते ही बड़े पैमाने पर छटनी कर दी। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखे 2 रसोई गैस सिलेंडर में धमाका हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई पुलिस ने बैंकों के बाहर से एसी के कंप्रेसर चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर बैंकों के बाहर से एसी का कंप्रेसर चुराने का आरोप है और उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें एक चोर बैंक के बाहर लगे एसी के कंप्रेसर को निकालता हुआ नजर आया। कंप्रेसर का वजन ज्यादा होने की वजह से वो उसे धकेलते हुए सड़क के कोने तक ले आया। आरोप है कि जिसके बाद वो अपने साथी की मदद से उसे वहां से चुरा कर ले गया। पुलिस ने बताया कि पिछले 6 महीने से कई बैंकों से कंप्रेसर चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने वहां लगे कैमरों को खंगालना शुरू किया, जिसकी मदद से उन्होंने इन चोरों को पकड़ा। पुलिस ने उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया जो ये कंप्रेसर खरीदता था। भंगार वाले को बेचते थे, हमने उसको भी अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक ये चोर अब तक 9 बैंकों को अपना निशाना बना चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको तेलंगाना के निजामाबाद से बता रहे हैं, जहां पर धमाका हुआ है। निजामाबाद के बड़ा बाजार इलाके में ये ब्लास्ट हुआ। धमाके में एक बुजुर्ग बुरी तरीके से घायल हो गया। बड़ी जानकारी तेलंगाना के निजामाबाद इलाके से, जहां पर एक बम ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल वहां पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड भी मौजूद है और साथ ही अब ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हमला किस तरीके का था। क्या ये किसी आतंकवादी घटना को भी अंजाम देने की कोशिश थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 दिवसीय जश्न चिल्लाई कला महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे और महोत्सव में युवाओं ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। किसी ने गाना गाकर लोगों का मनोरंजन किया, तो किसी ने फिल्मी गानों पर डांस कर अपनी प्रतिभा दिखाई। महोत्सव में कश्मीर की संस्कृति और विरासत की छटा भी देखने को मिली। युवाओं ने इस दौरान पारंपरिक नृत्य की भी पेशकश की। शोपियां में सेना के सहयोग से जश्न चिल्लाई कला महोत्सव आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत बीते दिनों हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक कारोबारी के शोरूम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बताया गया कि इससे पहले बदमाशों ने कारोबारी से लॉरेंस गैंग के नाम पर पैसों की डिमांड की थी और कारोबारी ने बदमाशों को पैसे नहीं दिए तो उन्होंने शोरूम पर फायरिंग शुरू कर दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बदमाश कितने बेखौफ है, उसका सबूत ये वीडियो, जिसमें 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर आए। उसमें से 2 बदमाश ने पिस्टल निकाली और दिन दहाड़े कारोबारी के शोरूम पर कई राउंड फायरिंग की, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि कारोबारी इंद्र हिसारिया से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पैसे मांगे गए थे। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो बदमाशों ने उनके शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। 2 जनों ने फायर किए और मोटरसाइकिल पर बैठ के 3 जनों फरार हो गए। जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है। उसमें 3 आदमियों में एक जो बीच में आदमी है, उसने मुंह नहीं ढक रखा है, तो उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस साइड से आए हैं, वो जिस साइड में गए हैं, उस तरफ के सारे फुटेज चेक कर रहे हैं और नाकाबंदी पूरे जिले और पूरे रेंज में करवा दी गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पूरा मुआयना किया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। लेकिन लॉरेंस गैंग के गुर्गों की लगातार बढ़ रही एक्टिविटी से कारोबारियों में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बांदा में रोडवेज की बस में अचानक से आग लग गई। बस में आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई।
जिसके बाद देखते ही देखते आग पूरी बस में फैल गई और बस की खिड़कियों से काला धुआं निकलने लगा। बताया गया कि इंजन में अचानक आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ। जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त बस में 29 लोग मौजूद थे, जिन्होंने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। यात्री को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। हादसे का शिकार हुई बस उत्तर प्रदेश के बांदा से बबेरू जा रही थी, जिसके बाद यात्रियों को पुलिस ने दूसरी बस से बबेरू के लिए रवाना कर दिया। लद्दाख के जोजिला में खूब बर्फबारी हुई, जहां से बर्फबारी के बाद कई खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। वहां इतनी बर्फबारी हुई कि सब कुछ उससे ढक गया। ताजा बर्फबारी के बाद लद्दाख में चारों तरफ सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। सड़क हो या मकानों की छतें, हर कहीं कई इंच बर्फ जमी हुई दिखाई दी। सड़कों पर बर्फबारी से फिसलन हो गई, जिसके बाद गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया। हालांकि बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया। लद्दाख में इस वक्त मौसम इतना ठंडा है कि लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए और ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसर गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक लद्दाख के कुछ इलाकों में अगले कुछ दिन इसी तरह बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है, जिसे देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट पर रख दिया गया ताकि अगर जरूरत पड़े तो लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही भारी बर्फबारी वाली जगहों पर लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई। बदमाशों के घरों पर चलने वाला बुलडोजर अब आतंकियों के घर तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के घर को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही और बुलडोजर ने 2 मंजिला मकान को चंद घंटों में जमींदोज कर दिया। अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की। जिस घर को तोड़ा गया वो आतंकी आशिक नेंगरू का है, जो 2019 में ही पाकिस्तान में शरण ले चुका है और उसे सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपना घर बनाया था। घाटी में किसी आतंकी के घर पर बुलडोजर चलने का ये पहला मौका है जब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के खिलाफ एनआईए ने कार्रवाई तेज कर दी। एनआईए ने 4 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर दीवारों पर चस्पा किए। एनआईए ने जिन आतंकियों के पोस्टर लगाए उनके नाम बासित अहमद डार, शेख सज्जाद, सलीम रहमानी और सैफुल्ला साजिद जाट लिखे हैं। इन आतंकवादियों के पोस्टर कई शहरों में लगाए गए, जिनमें आतंकियों के बारे में जानकारी देने वाले को 10-10 लाख रुपए का इनाम देने का वादा किया गया। इसके लिए टेलीफोन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए। एनआईए ने सुरक्षा के चलते जानकारी देने वालों की पहचान उजागर नहीं करने की बात कही। वांटेड घोषित इन 4 आतंकियों में से 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जबकि 2 स्थानीय आतंकवादी बताए जा रहे हैं। चारों आतंकियों का संबंध आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन TRF से बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लोगों के बीच एक शादी की खूब चर्चा हो रही है। इस अनोखी शादी में दुल्हन खुद बारात निकालकर मंडप तक पहुंची। शादी का ये मामला खलीलाबाद के बरदैया बाजार का है। वहाँ पूजा नाम की एक लड़की ने अपने माता पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेटों की तरह खुद अपनी बारात निकाली। बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते हुए दुल्हन रॉयल बग्गी में विवाह के लिए पहुंची थी। बारात में शामिल लोग भी गाने की धुन पर झूम रहे थे। डांस करने वालों में काफी महिलाएं नजर आ रही थी। बताया गया कि पूजा के माता पिता को इस बात का मलाल था कि उनके पास एक बेटा होता तो वो उसकी बारात निकालते। पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए पूजा दुल्हे की तरह तैयार हुई। वहीं इस मामले में पूजा का परिवार बेटी के खुद की बारात निकालने को बेटा बेटी में समानता से जोड़कर देख रहा है। समाज में लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। हालांकि इस अनोखी शादी के लिए दुल्हे के परिवार ने भी पूरा सहयोग किया। शादी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया। तेलंगाना की रंगारेड्डी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहाँ 50 से ज्यादा लोगों पर एक घर में घुसकर एक लड़की का अपहरण करने का आरोप लगा। हाथों में डंडे लेकर निकले 50 से ज्यादा उपद्रवियों ने एक घर पर धावा बोल दिया, जिन्होंने घर में तोड़फोड़ की और गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। हमलावर यहीं नहीं रुके और उन्होंने परिवार के लोगों को घर से खींचकर बाहर निकाला और मारपीट करने लगे। एक बदमाश ने तो डंडे से एक आदमी पर हमला कर दिया। इस बीच वो आदमी जान बख्शने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, उसे पीटते रहे। इसी बीच वो आदमी वहीं गिर गया, लेकिन उन्होंने मारपीट नहीं रोकी। इसके बाद उपद्रवियों ने घर से लड़कियों को अगवा किया और वहां से फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और अगवा की गई लड़की को बरामद कर लिया। घटना आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के संभल में एक मेडिकल स्टोर के संचालक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डंडों से लैस कुछ लोग मारपीट करते हुए नजर आए। हमले का ये वीडियो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में कुछ लोग डंडे लेकर मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगे। कुछ देर तक जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। उसके यहाँ पूछने गए कि क्या बात है, तो उन्होंने हमें डंडों से मारा है।
जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। मामला चंदौसी कोतवाली के स्टेशन रोड का बताया जा रहा है। वहां नए मेडिकल स्टोर खोलने से नाराज पुराने दवा विक्रेताओं पर मारपीट करने और मेडिकल स्टोर बंद करने की धमकी देने का आरोप लगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जड़ दिया। ईशान किशन दुनिया के 7वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये कारनामा किया। ये देश का नया शान है। नाम है ईशान किशन। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में ईशान ने धमाकेदार दोहरा शतक जड़ा। ईशान किशन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल को पछाड़ नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने ये कारनामा सिर्फ 126 गेंदों में किया। इस दौरान उन्होंने 23 चौके और 9 छक्के लगाए। इस दोहरे शतक के साथ ही ईशान किशन ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। ईशान चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये कारनामा किया। ईशान किशन से पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ने दोहरे शतक लगाए हैं। ईशान 131 गेंदों में 210 रन बनाकर आउट हुए। अपनी तूफानी पारी में उन्होंने 24 चौके और 10 छक्के जड़े। इधर विराट कोहली ने धुआंधार पारी खेली। विराट के बल्ले से 3 साल बाद शतक निकला। वनडे में विराट का ये 44वां शतक है। विराट ने अपने शतक के दौरान 11 चौके और 1 छक्का लगाया। वो 113 रन पर आउट हुए। मध्य प्रदेश के हरदा से बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वह 15 साल का बच्चा स्कूल में अचानक खेलते खेलते गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक से छात्र की मौत का शक जताया है। हरदा में ऐसा मामला सामने आया कि किसी को यकीन नहीं हो पा रहा। वहां 15 साल का एक बच्चा स्कूल में चक्कर खाकर गिर गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद ये सब लोग दौड़ पड़े और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। मौके पर भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वो जब हमने उसको पोस्टमार्टम किया तो हमें उसमें पता लगा कि उसके हार्ट के अंदर भी ब्लड के थक्के मिले हैं और हमने उसका हार्ट भी जो है फार्मेरिन में पीजीओ करके पैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा है, ताकि ये रूल आउट किया जा सके कि इसको पहले से कोई हृदय संबंधी कोई बीमारी तो नहीं थी। इसकी संभावना बच्चों में रहती है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि हार्ट अटैक से बच्चे की मौत हो सकती है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 9 में पढ़ने वाले तनिष्क वो रोज की तरह स्कूल चला गया। वहां उसे चक्कर आया और फिर वो गिर पड़ा। स्कूल वालों ने पानी पिलाने की कोशिश भी की और फिर उसे घर छोड़ दिया, जिसके बाद परिजन बच्चे को अस्पताल ले गए। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान करने वाला मामला सामने है, जहां एम्बुलेंस में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। नागपुर में धमाके के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली है। जो एम्बुलेंस से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी और काले रंग का धुआं आसमान की तरफ उठता दिखा। यही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाके की वजह से एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। बताया गया कि एक हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में रखी ऑक्सीजन सिलेंडर में अचानक से विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज सुनकर लोगों में हड़कंप मच गया। घटना नागपुर के चिंतामणि इलाके की बताई जा रही है। गनीमत रही कि धमाके के वक्त एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी की आज शाम पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनावी पूर्वोत्तर राज्यों के नेताओं के कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव होने और इस बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की आज शाम पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। दरअसल चुनावी पूर्वोत्तर राज्यों के नेताओं के कोर ग्रुप की ये बैठक होगी। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव होने हैं। गुजरात में 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। करीबन 5 घंटे तक चली इस बैठक में भूपेंद्र पटेल कैबिनेट पर चर्चा की गई। और उस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता दें, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री को प्रदेश में पहली बार
उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। 2 दिन तक चली लंबी जद्दोजहद के बाद शनिवार को कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला लिया। आज दोपहर 1:30 बजे सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। और अब आपको हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन से पहले की 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। वहीं मुकेश अग्निहोत्री को प्रदेश में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। आज दोपहर करीबन 1:30 बजे सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद से ही कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। और सीएम पद के नाम का ऐलान होते ही जैसे ही सुखविंदर सिंह शिमला में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचे, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोश से लबरेज कार्यकर्ताओं ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को कंधों पर बिठा लिया और पार्टी दफ्तर में जमकर ढोल नगाड़ों के साथ सुक्खू के समर्थन में नारेबाजी की। समर्थकों की जोश को देखकर सुक्खू भी खुद को रोक नहीं पाए और ढोल की थाप पर झूम उठे। इस दौरान सुक्खू ने समर्थकों का धन्यवाद दिया, साथ ही उन्हें आज होने वाले शपथ ग्रहण के लिए न्योता दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अगले जब शपथ ग्रहण समारोह के अगले 10 दिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। सभी कार्यकर्ताओं के लिए हमारा ऑफिस खुला रहेगा। आज दोपहर 1:30 बजे सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को विधायक दल का नेता चुना, जिसकी जानकारी शिमला में कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक के बाद दी गई। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक के बाद कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सुखविंदर सुक्खू के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही आलाकमान ने मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है और उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई मुकेश अग्निहोत्री का नाम चयन किया है। शपथ ग्रहण के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला पहुंच रहे हैं। आज सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ही शपथ दिलाई जाएगी। अभी हम कुछ मंत्रियों का ही शपथ करेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह के नाम का ऐलान होते ही विधायकों ने उन्हें बधाई दी। सुक्खू को विधायक दल का नेता बनाए जाने पर वो भावुक हो गए। हालांकि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने का वादा जरूर किया। सभी लोगों के साथ मैं हूँ, सभी लोगों का दिल जीतने की मैं कोशिश करूँगा। सुखविंदर विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ सीएम आवास पहुंचे और कार्यवाहक सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात भी की। जयराम ठाकुर ने उन्हें नए सीएम बनने के लिए शुभकामनाएं दी। ये शिष्टाचार की भेंट है और मेरे यहाँ निवास पर आए हैं, जो कुछ दिनों के बाद इनका निवास होने वाला। मैं इनका स्वागत करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सुक्खू के नाम का ऐलान होने के बाद अब हर किसी की नजर शिमला रीज पर टिक गई है, जहाँ प्रदेश के नए मुखिया अपने डिप्टी सीएम के साथ शपथ लेंगे। और इसी के साथ ही आज दोपहर 1:30 बजे सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हिमाचल के होने वाले नए सीएम का अब तक का सियासी सफर कैसा रहा है, कब उन्होंने राजनीति में कदम रखा, आइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए, शुरुआत साल 1982 से की गई। छात्र संघ राजनीति की शुरुआत सबसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1982 में की थी। उसके बाद 1989 की बात करें तो एनएसयूआई राज्य इकाई के अध्यक्ष भी सुखविंदर सिंह सुक्खू रह चुके हैं। आगे बढ़ते हुए साल 1992 की बात करें तो शिमला नगर निगम के पार्षद के तौर पर भी उन्होंने कमान संभाली थी। साल 1999 में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी सुखविंदर सिंह सुक्खू रह चुके हैं। साथ ही 2003 की बात करें तो नादौन वो सीट जिस पर पहली बार एमएलए के तौर पर वो चुने गए थे और उसके बाद लगातार इसी सीट से जीतते भी रहे। 2007 की भी बात करें, ठीक उसी सीट से एक बार फिर से एमएलए बनकर विधानसभा पहुंचे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। 2008 की बात करें तो कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सचिव के तौर पर भी कमान संभाली थी, जहां पर बखूबी काम किया था। 2013 में हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्हें चुना गया था। जिस तरीके से राजनीतिक सफर उनका रहा है। 2017 की बात करें तो नादौन से ही तीसरी बार एमएलए चुने गए थे, क्योंकि ये सीट किसी और की झोली में जा ही नहीं रही थी। 2019 की बात करें, हिमाचल कांग्रेस के एक बार फिर से जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे बढ़ते हुए 2022 की बात करें तो कांग्रेस कैंपेन कमेटी के प्रमुख रहे थे और इसी वजह से कांग्रेस चुनाव भी जीती।
और 2022 में नादौन से एक बार फिर से चौथी बार एमएलए के तौर पर जीतकर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे थे। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को आला कमान ने विधायक दल का नेता तो चुन लिया, लेकिन सुक्खू के लिए राह इतनी आसान होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि एक तरफ विधानसभा के अंदर चल रही बैठक में आला कमान के सुक्खू को सीएम बनाने के आदेश का ऐलान किया गया। वैसे ही विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह के समर्थक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए और आला कमान के फैसले का विरोध करते दिखे। समर्थकों ने न सिर्फ हाईकमान के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि सुक्खू के खिलाफ उनका गुस्सा दिखा। कुछ समर्थकों ने साफ कर दिया कि आलाकमान का फैसला उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं है, वो मंजूर नहीं है और ना ही वो हमें आगे मंजूर होगा। इस बात का ध्यान हाईकमान को रखना चाहिए। हमें रानी साहिबा को मुख्यमंत्री चाहिए, रानी साहिबा प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक तरफ जोश से भरे समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, धरना दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रानी जैसे ही विधानसभा के बाहर निकली, समर्थकों का जोश और हाई हो गया। इस दौरान रानी प्रतिभा सिंह ने हाईकमान का फैसला मानने की बात तो कही, लेकिन इस सहमति में उनका गुस्सा भी दिखा। वो सर्वविदित है, क्या डिसाइड हुआ सर्वविदित है। हम हाईकमान का जो फैसला है उसको मानते हैं। अच्छा। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद पर्यवेक्षक और सुक्खू के साथ रानी प्रतिभा भी राजभवन पहुंची, जहां सुक्खू और रानी साथ बैठे दिखे और उन्होंने 40 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी। सुखविंदर सिंह सुक्खू का परिवार और उनके समर्थक हिमाचल की कमान उन्हें मिलने से बेहद खुश हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को इतनी बड़ी जिम्मेदारी रातों रात नहीं मिली। उन्होंने कई सालों तक कांग्रेस पार्टी में अलग अलग भूमिकाओं में काम किया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के प्रमुख का सबसे पहले पदभार संभाला। वो 4 बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़कर हिमाचल विधानसभा पहुंचे। 2003, 2007, 2017 और 2022 में नादौन से विधायक का चुनाव उन्होंने जीता। साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू गांधी परिवार के बेहद करीबी बताए जाते हैं। पार्टी में इतनी बड़ी भूमिका निभाने से पहले कॉलेज छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू 1989 से 1995 के बीच में NSUI के अध्यक्ष रहे। साथ ही उन्होंने 1999 से 2008 के बीच में युवक कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी संभाला। सुक्खू ने 2 बार शिमला नगर निगम पार्षद का जिम्मा संभाला। साथ ही उन्हें 2013 में हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2019 तक हिमाचल कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे। सुक्खू को सीएम बनाए जाने के ऐलान के साथ शिमला से नादौन तक जश्न मनाया गया। नादौन में सुक्खू के घर दिवाली मनती हुई नजर आई और हिमाचली गानों पर महिलाएं जमकर झूमती दिखी। मुख्यमंत्री के लिए जैसे सुक्खू के नाम का ऐलान हुआ, नादौन में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। वहीं उनके पैतृक गांव भवड़ा में भी लोगों का हुजूम उमड़ा। इस मौके पर सुक्खू के परिवार वालों ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया। पहले नादौन की जनता का और सारे प्रदेश की जनता का, और मैं उन भाइयों का जो विधायक बन के जीत के कांग्रेस पार्टी के निशान चुनाव चिन्ह से जीत के गए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हिमाचल की जनता और नादौन की जनता ने हमारे पिताजी को इतना सम्मान और प्यार दिया। सुक्खू के समर्थकों के साथ उनकी मां को भी सुक्खू के काम पर भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि सुक्खू अपने काम से प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। बड़ी खुशी हुई, मुख्यमंत्री बने, समाज में हाय, हिमाचल की शोभा बनी, आप बरकरारी बनी, काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। नादौन की जनता भी सुक्खू की शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए शिमला आ रही है, जहां रिज मैदान में सुक्खू का शपथ ग्रहण होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू को जहां कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल के मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, तो वहीं पहली बार डिप्टी सीएम की नियुक्ति का भी ऐलान किया गया, जिसका जिम्मा मुकेश अग्निहोत्री को दिया गया। आपको ये भी बताते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री कौन है। देखिए, मुकेश अग्निहोत्री, जिन्हें जनता ने ऊना की हरौली विधानसभा से 5वीं बार विधायक चुना था, वो ऊना की हरौली विधानसभा से 2003 से दरअसल लगातार चुनाव जीत रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री 2012 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। इतना ही नहीं, 2018 से 2022 तक वो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं। मुकेश अग्निहोत्री वैसे पेशे से तो पत्रकार रहे हैं। एक अखबार के लिए उन्होंने 10 साल तक शिमला में काम किया। साथ ही उन्होंने गणित में MSc और जनसंपर्क में डिप्लोमा किया हुआ है। मुकेश अग्निहोत्री को पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ही राजनीति में लेकर आए थे।
भारतीय जनता पार्टी की आज शाम पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनावी पूर्वोत्तर राज्यों के नेताओं के कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में चुनाव हो रहे हैं और इस बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के घरों पर चलने वाले बुलडोजर अब आतंकियों के घरों तक पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी के घर को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही और बुलडोजर ने 2 मंजिला मकान को चंद घंटों में जमींदोज कर दिया। अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की। जिस घर को तोड़ा गया वो आतंकी आशिक नेंगरू का है, जो 2019 में ही पाकिस्तान में शरण ले चुका है और उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपना घर बनाया था। घाटी में किसी आतंकी के घर पर बुलडोजर चलने का ये पहला मौका है जब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम महाराष्ट्र को 75,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग का टेस्ट ड्राइव कर उसका निरीक्षण भी किया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के खिलाफ एनआईए ने कार्रवाई तेज कर दी है। एनआईए ने 4 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर दीवारों पर चस्पा किए। एनआईए ने जिन आतंकियों के पोस्टर लगाए उनके नाम बासित अहमद डार, शेख सज्जाद, सलीम रहमानी और सैफुल्ला साजिद जाट लिखे हैं। इन आतंकवादियों के पोस्टर कई शहरों में लगाए गए, जिनमें आतंकियों के बारे में जानकारी देने वाले को 10-10 लाख रुपए का इनाम देने का वादा किया गया। इसके लिए टेलीफोन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए। एनआईए ने सुरक्षा के चलते जानकारी देने वालों की पहचान उजागर नहीं करने की बात कही। वांटेड घोषित इन 4 आतंकियों में से 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जबकि 2 स्थानीय आतंकवादी बताए जा रहे हैं। चारों आतंकियों का संबंध आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन TRF से बताया जा रहा है। पंजाब के तरन तारण में पुलिस स्टेशन पर हुए आतंकी हमले की एनआईए ने जांच शुरू कर दी। एनआईए की टीम पंजाब पुलिस के साथ हमले वाली जगह पर पहुंची और एनआईए के अधिकारियों ने धमाके वाली जगह का जायजा लिया। एनआईए की टीम ने सरहाली पुलिस स्टेशन में अधिकारियों से बातचीत की और पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाके का जायजा भी लिया। बीते शनिवार की रात करीब 1 बजे पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, जिसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने ली। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी को पंजाब में इसी तरह के और हमले करने की धमकी भी दी। पुलिस स्टेशन पर हमले में खालिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद एनआईए की टीम ने पन्नू के सहयोगियों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी, जिनकी मदद से एनआईए की टीम हमले में शामिल और भी लोगों तक पहुंच सके। हालांकि पुलिस स्टेशन पर हुए इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई और बताया गया कि जिस समय रॉकेट से पुलिस थाने पर अटैक किया गया उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। हालांकि पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को हमले की वजह से नुकसान पहुंचा। हमले में बिल्डिंग के शीशे टूट गए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और यही तस्वीरें हैं और ये सांझ के अंदर है साथ में, और साथ में ही पुलिस थाना पड़ता है जहां पर ये सारा घटनाक्रम हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। यह हमला सरहाली में किया गया। ये वही जगह है जहाँ कुख्यात गैंगस्टर और खालिस्तानी समर्थक हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का घर है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI रिंदा की टेरर को कायम करना चाहती है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस हमले के बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। ऐसा हमला पहली बार नहीं हुआ, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है निरंतर ऐसे हमले हो रहे हैं। इस अटैक की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने ली। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने पंजाब में एक्टिव अपने स्लीपर सेलों के जरिए इस घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के बीकानेर में भारत ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 का आज आखिरी दिन है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों देशों की सेनाओं ने युद्ध अभ्यास में दमखम दिखाया। अभ्यास के दौरान शनिवार को आतंकवादियों के कब्जे से गांव को मुक्त करवाने का ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत गांव वालों को सुरक्षित बचाने का अभ्यास किया गया। मिशन को पूरा करने के लिए तरह तरह के हथियारों और ड्रोन की भी मदद ली गई। डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया। दोनों सेनाओं के जवानों ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। हमारी टेक्निक्स हैं, हम भारतीय आर्मी को सिखा रहे हैं, जो भारतीय सेना है वो अपनी टेक्निक्स हमारे को सिखा रही है और जो हमारे बीच में जो तालमेल है बहुत अच्छा बैठा हुआ है। बता दें कि संयुक्त अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की 2nd डिवीजन के 60 सैनिक और भारत की डोगरा रेजिमेंट के 60 जवानों ने युद्ध अभ्यास किया। आधुनिक तकनीक और हथियारों के साथ दोनों देशों के सैनिकों ने एकीकृत प्रणाली के तहत एक दूसरे की तकनीक, युद्ध की प्रक्रियाओं, अनुभव और प्रशिक्षण को साझा किया।
वाराणसी में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाबा विश्वनाथ के धाम में आम भक्त की तरह हाजिरी लगाई। वो नंगे पैर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे और बाबा विश्वनाथ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। हाथ में जल का कलश लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पैदल बनारस की गलियों से होते हुए बाबा के दरबार पहुंचे। विदेश मंत्री दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में भी शामिल हुए और मां गंगा की विधि विधान के साथ पूजा आरती की। इस दौरान विदेश मंत्री पूरी तरीके से भक्ति भाव में सराबोर नजर आए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा के धाम पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती भी की। पूरी तरीके से भक्ति भाव में सराबोर नजर आए विदेश मंत्री एस जयशंकर। ईरान में हिजाब पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। तेहरान में चलती ट्रेन में कुछ महिलाओं के बीच हिजाब पर कहासुनी शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में महिलाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी और आपस में मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद तो ट्रेन में बवाल ही मच गया। ट्रेन के अंदर से विवाद का जो वीडियो सामने आया उसमें बुर्का पहने हुई एक महिला पर दूसरी महिला चिल्लाती नजर आई, जिसने ना तो बुर्का पहना था और न ही हिजाब। जिसके बाद उसके साथ मौजूद महिला उसे शांत कराने लगी, मगर तभी ट्रेन में मौजूद दूसरी महिला ने उनका विरोध शुरू कर दिया। जिसके बाद तो ट्रेन अखाड़ा बन गई और महिला एक दूसरे से भिड़ गई। बताया गया कि ट्रेन में मौजूद महिला हिजाब न पहने हुए महिला का विरोध कर रही थी, जिससे वो नाराज हो गई और उसने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। वीडियो में दिखा महिलाओं के बीच पहले तो कहासुनी हुई, जो इस कदर पड़ गई कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और एक दूसरे को बुरी तरह से मारने लगी। जिसका वीडियो ट्रेन में मौजूद एक महिला ने बना लिया। मारपीट की घटना जिस वक्त हुई उस समय ट्रेन में सिर्फ महिलाएं ही नजर आई, जिससे लगता है कि मारपीट की घटना ट्रेन में महिलाओं के डिब्बे में हुई। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लोगों के बीच एक शादी की खूब चर्चा हो रही है। इस अनोखी शादी में दुल्हन खुद बारात निकालकर मंडप तक पहुंची। शादी का ये मामला खलीलाबाद के बरदैया बाजार का है। वहाँ पूजा नाम की एक लड़की ने अपने माता पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेटों की तरह खुद अपनी बारात निकाली। बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते हुए दुल्हन रॉयल बग्गी में विवाह के लिए पहुंची थी। बारात में शामिल लोग भी गाने की धुन पर झूम रहे थे। डांस करने वालों में काफी महिलाएं नजर आ रही थी। बताया गया कि पूजा के माता पिता को इस बात का मलाल था कि उनके पास एक बेटा होता तो वो उसकी बारात निकालते। पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए पूजा दुल्हे की तरह तैयार हुई। वहीं इस मामले में पूजा का परिवार बेटी के खुद की बारात निकालने को बेटा बेटी में समानता से जोड़कर देख रहा है। समाज में लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। हालांकि इस अनोखी शादी के लिए दुल्हे के परिवार ने भी पूरा सहयोग किया। शादी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया। और ये तस्वीरें आपको गोरखपुर के दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। जनता दरबार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब भी हालांकि ये तस्वीरें आम हो गई हैं, क्योंकि गोरखपुर में जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो जनता के बीच जाते हैं। गोरखपुर से जिस तरीके का नाता सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा है, कई सालों तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपीठ के तौर पर जिस तरीके से सेवा की है, जनता से उनका एक अलग और अनोखा रिश्ता रहा है। और इसीलिए सबसे पहले जब भी वो गोरखपुर जाते हैं, ये कोशिश करते हैं कि जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी जा सके और उसी समय अधिकारियों को इन समस्याओं का निवारण करने के लिए कहा भी जाता है। कई बार हमने देखा है कि आखिर किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी नजर आते हैं कि अगर काम समय पर नहीं हुआ होता है, जो प्रार्थना पत्र लेकर तमाम जनता वहां पर पहुंची है, उन सभी प्रार्थना पत्र को देखकर उनकी शिकायतें सुनकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आखिर जल्द से जल्द इन समस्याओं का निपटारा होना चाहिए। और गोरखपुर को लेकर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा सजग रहे हैं, उसी की एक खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में खेल खेल में बच्चों के बीच झगड़ा हो गया। थोड़ी देर में बच्चों के बीच हुई लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उनके परिवार वाले भी आपस में भिड़ गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बच्चों समेत उनके परिवार वाले पड़ोसी के घर पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए। इस बीच कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और महिलाएं पथराव करती रही। जब पत्थरबाजी से भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने पड़ोसी के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को गिरा दिया, उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
उत्तर प्रदेश के संभल में एक मेडिकल स्टोर के संचालक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डंडों से लैस कुछ लोग मारपीट करते हुए नजर आए। हमले का ये वीडियो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में कुछ लोग डंडे लेकर मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगे। कुछ देर तक जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। उसके यहाँ पूछने गए कि क्या बात है, तो उन्होंने हमें डंडों से मारा है। जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। मामला चंदौसी कोतवाली के स्टेशन रोड का बताया जा रहा है। वहां नए मेडिकल स्टोर खोलने से नाराज पुराने दवा विक्रेताओं पर मारपीट करने और मेडिकल स्टोर बंद करने की धमकी देने का आरोप लगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फीफा वर्ल्ड कप में लगातार उलटफेर करती आ रही मॉस्को की टीम ने एक बार फिर से बड़ा उलटफेर किया। क्वार्टर फाइनल में मोरक्को ने पुर्तगाल को हराकर बाहर कर दिया और वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मैच का इकलौता गोल मोरक्को ने 42वें मिनट में किया। उसके बाद पूरे मैच में कोई और गोल नहीं हो सका। मोरक्को फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली अफ्रीका की पहली टीम बन चुकी है।